हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हम बात करेंगे कंप्यूटर की। कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक आपके किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसमें हम बात करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। हम लोगों ने इससे पहले बहुत सारी चीज़ें देखी थी। सुपर कंप्यूटर हम लोगों ने पढ़ा था, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, हम लोगों ने एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर पढ़ा था, हाइब्रिड कंप्यूटर भी पढ़ा था। तो हम इसी सीरीज़ को आगे को बढ़ाते हुए आज कंप्यूटर की जनरेशन पढ़ने वाले हैं। कंप्यूटर का विकास किस प्रकार से हुआ, उन चीज़ों को हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन, अभी कौन सी जनरेशन चल रही है कंप्यूटर की, ये सभी जानकारी हम इस क्लास में लेने वाले हैं। और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसलिए ये क्लास आपकी बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाली है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आप लोगों के सामने एक चार्ट है जो कि बनाए हैं। फिलहाल आप लोगों को ये समझ में नहीं आएगा, आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है, लोड नहीं लेना है। मैं इस चार्ट को पूरा आप लोगों को समझाऊंगा और जब आप ये क्लास समाप्त होगी तो आप लोगों को ये चार्ट पूरा समझ में आ जाएगा। तो इसलिए आप लोग इन चीज़ों को अभी देखें, अच्छी तरीके से नोट्स कॉपी बना लें और जहाँ पर भी आप लोगों का नोट्स है वहाँ पर इस चीज़ को लिखने की कोशिश करें। देखो, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की, तो अभी तक हम यहाँ पर वर्तमान में 5 पीढ़ियों तक आ चुके हैं और 5वीं के बाद छठी पीढ़ी भी वर्तमान में चल रही है। तो इस प्रकार हम अभी तक की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर की कितनी जनरेशन है? 5, और नेक्स्ट जनरेशन वर्तमान में चल रही है, यानी कि 5वीं पीढ़ी और छठी पीढ़ी दोनों एक साथ चल रही है। इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। देखो यहाँ पर मैंने लिखा है पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी और 5वीं पीढ़ी, यानी कि फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन। इसके बाद नेक्स्ट जनरेशन जो कि आजकल हम यूज कर रहे हैं और आने वाले समय में भी यूज करेंगे। तो इसका अगर हम कालक्रम की बात करें, समय कब से कब तक का इसका टाइम ड्यूरेशन है, टाइम पीरियड कब से कब तक का है, तो आप लोग इस चीज़ को देखें। 1946 से 1959 तक, 1946 से 59 तक पहली जनरेशन यहाँ पर आई थी। हम लोगों ने देखा था कि कंप्यूटर का विकास किस प्रकार हुआ और 1960 के बाद कंप्यूटर में एक तीव्र गति से विकास होने लगा था। हम लोगों ने जब कंप्यूटर का इतिहास पढ़ा था तो आप लोगों को पता होगा। तो उस समय हम लोगों ने देखा था। यहाँ पर आप लोग इसके बाद इस चीज़ को देखें, यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने लिखा है कि एनियक और यूनिवैक ये नामों से आप परिचित हैं। पिछली क्लास में मैंने इन नामों को बता रखा जब हम कंप्यूटर का इतिहास पढ़ा रहे थे। तो आप लोगों को ये देखने को मिला कि यूनिवैक और एनियक जो कंप्यूटर हैं वो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर देखने को मिल रहे हैं। एग्जाम में पूछा जाएगा कि यूनिवैक या फिर एनियक किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर है, तो वहाँ पर आप लोग क्या कहेंगे? पहली जनरेशन का ये कंप्यूटर है। उसके बाद दूसरी पीढ़ी आती है, यानी कि सेकेंड जनरेशन, 1959 से 65, 1959 से 65 तक। इसमें आप लोगों को IBM की 1401 वाली सीरीज देखने को मिलेगी। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, फुल फॉर्म लिख लेना, मैंने आप लोगों को इसका इतिहास बताया है। IBM 1401 सीरीज है जो कि उस समय यहाँ पर विकास इसका हुआ था। तो ये सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर आप लोगों को ध्यान में रखना है। जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही फिलहाल आप लोग देखें, बाकी इन चीज़ों को भी हम यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद तीसरी जनरेशन यानी कि थर्ड जनरेशन की अगर हम बात करें, 1965 से 71 की यहाँ पर शुरुआत होती है और IBM 360 जो कंप्यूटर है वो उस समय इसका विकास क्रम देखने को मिलता है और इसकी सीरीज आगे को बढ़ जाती है। उसके बाद फोर्थ जनरेशन की अगर हम बात करेंगे, 4G की चौथी पीढ़ी की, तो 1971 से 80 के बीच में हमको देखने को मिलता है और इसमें एप्पल है, पर्सनल कंप्यूटर जो डेस्कटॉप हम देखते हैं और जो अभी वर्तमान में हम लैपटॉप वगैरह देख रहे हैं वो सभी यहाँ से आना शुरू हो चुका था। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि एप्पल का विकास क्रम किस पीढ़ी से हुआ था, तो चतुर्थ पीढ़ी यानी कि फोर्थ जनरेशन से इसका शुरुआत हो चुका था 1971 से 80 के बीच में। उसके बाद आता है 5वीं पीढ़ी यानी कि फिफ्थ जनरेशन, 1980 से अभी तक ये जनरेशन अभी वर्तमान में भी चल रही है। इसके कंप्यूटर हमको अभी वर्तमान में भी देखने को मिलते हैं और इसमें एक महत्वपूर्ण कंप्यूटर का नाम ध्यान में रखना है, सुपर कंप्यूटर। ठीक है।
हम जो भी कंप्यूटर आज वर्तमान में यूज़ कर रहे हैं, जो भी लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, जो भी पीसी यूज़ कर रहे हैं, जितने भी हम कंप्यूटर सिस्टम देखते हैं वो 5वीं पीढ़ी में अभी वर्तमान में चल रहे हैं। इसके अलावा सुपर कंप्यूटर का नाम भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो आई होप आप लोगों को एग्जाम्पल और कब से कब तक का टाइम पीरियड है ये समझ में आ चुका होगा। तो आप लोगों ने ये इतना नोट डाउन कर लिया होगा। एग्जाम्पल को मैं यहाँ पर से रफ कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए ज़्यादा डिस्टर्बिंग चीज़ें ना रहे। तो आई होप आप लोग रिवीजन भी कर रहे होंगे, क्योंकि तैयारी के साथ साथ क्या होता है कि जब हम तैयारी करते हैं तो हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं, फिर दूसरा टॉपिक उठाते हैं, तीसरा टॉपिक, ऐसे करके हमारे पास बहुत सारी नोट्स कॉपी भर जाती है। लेकिन जब एग्ज़ाम आता है तो फिर उस समय हम लोगों को बहुत ज़्यादा लोड लेना पड़ जाता है, हम एक साथ नहीं पढ़ पाते। इसलिए आप लोगों को टाइम टू टाइम हर एक दिन थोड़ा थोड़ा करके रिवीजन भी करते रहना पड़ेगा। तो रिवीजन ज़रूर करें, डेली का 1 घंटा, आधा घंटा, जितना भी आप लोगों को समय मिलता है। जो भी आप लोगों ने पिछले दिन पढ़ रखा है उसको आज रिवीजन करने की कोशिश करें, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं हार्डवेयर। हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों, हार्डवेयर। तो हार्डवेयर देखेंगे। हार्डवेयर हम लोगों ने क्या देखा था, हार्डवेयर किसे कहते हैं, कंप्यूटर का अगर हम हार्डवेयर की बात करेंगे तो क्या है, हार्डवेयर वो चीज़ें होती है जिसको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं। यानी कि जैसे हमारा ये शरीर है, हम क्या है, एक इंसान है, इंसान का एक शरीर है, एक आत्मा है। और ये जो शरीर है, जो हमारे हाथ हैं, पैर हैं, मुंह है, दांत हैं, इन सभी को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, इनका हम अनुभव कर सकते हैं, इनको हम 5 जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं उन सभी से महसूस कर सकते हैं। तो ये क्या है, एक प्रकार का हार्डवेयर है। उसी प्रकार हमारा जो कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है उसमें जैसे मॉनिटर हो गया, माउस हो गया, जो हमारा कीबोर्ड हो गया, ठीक है, वो सारी चीज़ें हमारे हार्डवेयर में आ जाती हैं। आने वाली क्लास में हम पढ़ेंगे, फिलहाल आप लोग लोड ना लें। उसके बाद हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर वो चीज़ होती है कंप्यूटर में जिसको हम छू नहीं सकते। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि जो हम मनुष्य हैं उनमें 2 चीज़ें देखने को मिलती है, एक तो शरीर जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो है कंप्यूटर का हार्डवेयर, और दूसरा है हमारी आत्मा। आत्मा को क्या आप छू सकते हैं, नहीं छू सकते। तो इसी प्रकार जो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है, क्या आप आत्मा को देख सकते हैं, नहीं देख सकते। इसी प्रकार कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर काम करता है। कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर क्या करता है, हम इसको ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, लेकिन हमारी आत्मा जिस प्रकार से काम करती है, हमारी जो अंदर के सोच विचार हैं वो काम करते हैं, उसी प्रकार से हमारा सॉफ्टवेयर काम करता है, जिसको हम ना ही देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं। तो आई होप हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में डिफरेंस पता चला होगा। तो हम यहाँ पर अगर हार्डवेयर की बात करें, उस समय कंप्यूटर बहुत बड़े हुआ करते थे, एक घर के बराबर। जिस समय कंप्यूटर का शुभारंभ हुआ, जिस समय कंप्यूटर का विकास क्रम होना शुरू हुआ, तो उस समय कंप्यूटर बहुत बड़े हुआ करते थे। तो पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं उनमें जो हार्डवेयर का यूज़ किया जाता था उस समय, उसमें निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसको हम अंग्रेजी में हम वैक्यूम ट्यूब के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं इसको हम, वैक्यूम ट्यूब। तो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किस जनरेशन में किया गया, आप लोगों से पूछा जाएगा तो आप कहेंगे फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था हार्डवेयर के तौर पर। दूसरी बात, ट्रांजिस्टर। अब देखो जो दूसरी पीढ़ी है 1969 के बाद, इसमें जब कंप्यूटर का धीरे धीरे करके विकास होने लगा और विकास क्रम में टेक्नोलॉजी आगे को बढ़ती रही, तो हर एक चीज़ का विकास होता है। जैसे आज हम रोबोटिक्स की बात कर रहे हैं, रोबोट आपके सामने में हर काम कर दे रहा है। तो यानी कि क्या है, एक विकास हो रहा है धीरे धीरे करके टेक्नोलॉजी का। तो उस समय हम निर्वात ट्यूब से कहाँ पहुँच चुके थे, ट्रांजिस्टर में पहुँच चुके थे। निर्वात ट्यूब कैसा होता था, देखो ऐसे, जो भी आप लोगों ने कभी कंप्यूटर या फिर पुरानी टीवी अगर आप खोलेंगे तो उसके पीछे से जो बोर्ड लगा रहता है जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा आई थिंक, जिसमें आप लोग काले काले कलर के देखते हैं, रंग बिरंगे आप लोग देखते हैं ना, इस तरीके से छोटे छोटे इक्विपमेंट जिसकी टांगें लगी रहती है और इसको हम यहाँ पर शोल्डर करते हैं। ये टांगें लगी रहती हैं इसकी, इस प्रकार से कोई इस प्रकार से चिप होगी जिसकी टांगें निकली रहती हैं। तो ये सभी क्या हैं, हार्डवेयर हैं जो कि हम लोग कंप्यूटर में यूज़ कर रहे हैं। अब देखो इस समय यहाँ पर क्या था, निर्वात ट्यूब था, यानी कि एक ऐसी ट्यूब थी और इसके अंदर क्या था, निर्वात था पूरा। तो ये इस प्रकार से काम करता था। अब धीरे धीरे करके इसका जो स्थान है वो ट्रांजिस्टर ने ले लिया था।
ट्रांजिस्टर क्या होता है, 3 टांगों वाला एक ऐसा छोटा सा एक इक्विपमेंट होता है, इसकी 3 टांगें होती हैं। तो इसको हम जिस भी जैसे आपका जो मदरबोर्ड है वहाँ पर हम लोग इसको क्या करते हैं, माउंट करते हैं और ये फिर अपना काम करने लग जाता है। स्विचिंग का काम ये बेसिकली करता है। कंप्यूटर में स्विचिंग जो टेक्निक है उन सभी को फंक्शन करने का, ऑन ऑफ करने का, टाइमिंग की जो सारी चीज़ें होती हैं वो सारे काम ट्रांजिस्टर के थ्रू किया जाता है। लेकिन आप लोगों को इनकी वर्किंग नहीं समझना है, सिर्फ आप लोगों को इतना समझना है कि जो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं वहाँ पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग करने लगे थे। तो ट्रांजिस्टर का प्रयोग कब करने लगे थे, 1959 के बाद दूसरी पीढ़ी में। अब आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब किया गया था। तो इसका आविष्कार की अगर हम बात करेंगे, ट्रांजिस्टर के नीचे में लिख दे रहा हूँ, इसका आविष्कार इसका 1947 में हो चुका था, ठीक है। लेकिन इसका प्रयोग कंप्यूटर में कब करने लगे, दूसरी पीढ़ी में, यानी कि सेकंड जनरेशन में। जॉन बार्डिन एक व्यक्ति थे, जॉन बार्डिन। दूसरे व्यक्ति थे विलियम शॉकले, जॉन बार्डिन, और एक का नाम है वाल्टर ब्रेंटन। ये 3 व्यक्ति थे जिन्होंने इस ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया है। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब आप लोगों के एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। वैज्ञानिकों का नाम आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो ये 3 नाम आप लोगों को ध्यान में रखने हैं, जॉन बार्डिन, विलियम शॉकले और वाल्टर ब्रेंटन, ठीक है। तो इतनी बात हो गई। अब हम बात करते हैं थर्ड जनरेशन की। तो थर्ड जनरेशन में क्या है, देखो थर्ड जनरेशन में यहाँ पर टेक्नोलॉजी आगे को बढ़ती गई और हम लोग यहाँ पर आईसी का प्रयोग करने लगे। आईसी मतलब चिप, ठीक है, आईसी मतलब चिप, क्योंकि ये चिप के आकार की होती है। जैसे हम चिप्स देखते हैं, जो हम आलू के चिप्स खाते हैं, वहीं से इसका नाम आया है। मैं आप लोगों को इसका इतिहास भी बताना चाहता हूँ कि ये जो चिप है जिसको हम आईसी इंटीग्रेटेड चिप बोलते हैं, इसका अंग्रेजी में फुल फॉर्म आप लोगों से पूछा जाता है। आईसी का फुल फॉर्म क्या है, तो इंटीग्रेटेड चिप। और ये चिप कहाँ से नाम आया, जो अंकल चिप्स हम खाते हैं वहाँ से इसका नाम आया है, चिप्स से चिप, क्योंकि ये चिप्स के आकार का होता है। इस प्रकार का आप लोगों को देखने को मिलेगा, या फिर इस प्रकार से भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। आईसी, इसमें टांगे इस प्रकार से निकली रहती हैं इसमें, ठीक है, इस प्रकार से इसमें टांगे निकली रहती हैं। तो ये आईसी का प्रयोग किया जाने लगा और इस आईसी के अंदर ये जो ट्रांजिस्टर हैं इनको समावेशित कर दिया गया, यानी कि एक ही आईसी में बहुत सारे ट्रांजिस्टर इसमें लगाए गए। तो यानी कि अब आप देख रहे हैं कि एक आईसी है और उस आईसी में बहुत सारे यहाँ पर ट्रांजिस्टर हम प्रयोग कर पा रहे हैं। यानी कि ट्रांजिस्टर तो अभी भी यूज हो रहा है, लेकिन वो आईसी के अंदर आ चुका है अब। तो ये क्या है, हमारा हार्डवेयर है, जो कि आईसी तीसरे जनरेशन में जिसका हम प्रयोग कर रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होंगी चीज़ें। अब आप लोगों से आईसी से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका आविष्कार कब किया गया। तो 1959 में आप लोगों को ध्यान में रखना है, इसका आविष्कार किया गया था जैक किल्बी के द्वारा। किसके द्वारा, जैक किल्बी। तो इसका नाम आप लोगों को ध्यान में रखना है, जैक किल्बी का नाम, और इसके द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। अब इसमें देखो, इसमें हम कुछ चीज़ें देखते हैं आईसी के अंदर, उसको भी हम और देखेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। इससे फुल फॉर्म आप लोगों से पूछी जा सकती है। मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, SSI MSI। यहाँ पर अभी हम लोगों ने देखा कि एक आईसी है, उसमें बहुत सारे उसके अंदर क्या लगे रहते हैं, कंपोनेंट लगे रहते हैं। अब ये कंपोनेंट किसी में कम लगे रहेंगे, किसी में ज़्यादा लगे रहेंगे। तो शुरुआत में जब आईसी आई, उसके अंदर जो कंपोनेंट लगे, जैसे ट्रांजिस्टर लगे, जो गेट लगते थे, जो उसके अंदर डायोड लगते थे, जो उसके अंदर रजिस्टर लगते थे, आप लोगों ने देखा होगा कंप्यूटर फिर या फिर पुराने टीवी में। तो मदरबोर्ड जब आप खोलते हैं तो उसके अंदर आप लोगों को छोटे छोटे कंपोनेंट देखने को मिलते हैं। तो उसकी अगर हम बात करेंगे पहले में, तो वहाँ पर लगता था SSI, यानी कि स्मॉल, SSI का फुल फॉर्म देखो, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, यानी कि इसमें कम कंपोनेंट आएंगे। और फिर
MSI, MSI आया, MSI, इसमें क्या है ये मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। मीडियम स्केल इंटीग्रेशन में क्या होगा, SSI से ज़्यादा कंपोनेंट इसमें यूज होंगे। आप लोगों को ये थोड़े से टेक्निकल टर्म है, आप लोगों को ध्यान में रखना है, लेकिन फुल फॉर्म आप लोगों से यहाँ से पूछी जा सकती है। SSI MSI की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। ये पूछा जा सकता है कि ये जो टेक्नोलॉजी है वो किस जनरेशन में प्रयोग की गई है, तो 3rd जनरेशन आप लोगों को ध्यान में रखना है। उसके बाद 4th जनरेशन की अगर हम बात करेंगे, इसमें माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाने लगा था, जो अभी हम वर्तमान में भी देखते हैं। माइक्रो प्रोसेसर आप लोगों ने कंप्यूटर में देखे होंगे, तो माइक्रो प्रोसेसर का यहाँ पर प्रयोग किया जाने लगा, और जो इसके अंदर चिप वगैरह लगी रहती थी वो VLSI टेक्नोलॉजी की थी। यानी कि अब यहाँ पर देखो VLSI इसका फुल फॉर्म क्या होगा, इसका फुल फॉर्म देखो, SI का फुल फॉर्म तो क्या है, स्केल इंटीग्रेशन। तो स्केल इंटीग्रेशन ज़्यादा याद करना नहीं है, लेकिन VL का मतलब है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अब देखो उसके बाद जो 5वीं पीढ़ी आई, जो वर्तमान में भी चल रही है, इसमें क्या आया, ULSI, अल्ट्रा लार्ज। इसका फुल फॉर्म आप लोग लिख लेंगे ULSI का। इसमें हम बात करेंगे अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसी में आया फिर SLSI, इसका फुल फॉर्म सुपर लार्ज, क्या है इसका फुल फॉर्म, सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो ये चारों के फुल फॉर्म आप लोगों को ध्यान में रखना है, SSI MSI VLSI ULSI, ठीक है, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो इतनी बातें हैं जो कि अभी तक हमने पढ़ी, और सॉफ्टवेयर भी देखा किस प्रकार से है। अब देखो इसके अलावा आप लोगों से क्या पूछा जा सकता है, यहाँ से हम लोगों ने ये भी देख लिया, हार्डवेयर हम लोगों ने देख लिया। अब हम देखते हैं यहाँ पर सॉफ्टवेयर पहली पीढ़ी में मशीनी भाषा का यहाँ पर प्रयोग किया जाता था। मशीनी भाषा मतलब जिस भाषा को कंप्यूटर समझ सकती है। कंप्यूटर पहले शुरुआत में मशीनी भाषा को ही समझ सकते थे, यानी कि जो मशीनी भाषा है वो बाइनरी नंबर 0 और 1 ही है। जो 0 और 1 बाइनरी नंबर होता है उसको हम मशीनी भाषा बोलते हैं, जो कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर समझते थे। उसके बाद असेंबली लैंग्वेज, यहाँ पर असेंबली भाषा का प्रयोग यहाँ पर होने लगा। दूसरी जनरेशन में असेंबली भाषा का प्रयोग होने लगा। इसी के अलावा यहाँ पर बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, OS का मतलब क्या है यहाँ पर, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग दूसरी पीढ़ी में करने लगे, तो ये भी आप लोगों से पूछा जाएगा। हम ऑपरेटिंग सिस्टम जिस समय पढ़ेंगे उस समय इस चीज़ को ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो आप लोग अभी लोड ना लें, सिर्फ इतना ध्यान में रखना कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम 2nd जनरेशन में यूज होने लगा। तीसरे जनरेशन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेज, HL का मतलब क्या है, HLL, यहाँ पर इसका मतलब है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज इसका क्या होगा, फुल फॉर्म होगा। और इसके अलावा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, OS है, वो कैसा OS है, TS का मतलब क्या है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर प्रयोग होने लगा। तो ये टाइम शेयरिंग क्या होता है इसको भी हम समझेंगे बाद में। फिर यहाँ पर 4थी जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया जाने लगा, और जो भाषाएं हैं, जैसे हम कंप्यूटर की लैंग्वेज पढ़ते हैं, C पढ़ते हैं, C++, जावा, HTML, इन सभी का प्रयोग यहाँ पर किया जाने लगा। 5वीं पीढ़ी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर पैरेलल प्रोसेसिंग का प्रयोग सॉफ्टवेयर के रूप में किया जाने लगा, यानी कि दो सॉफ्टवेयर माइक्रो प्रोसेसर को, दो प्रोसेसर को एक साथ अगर हम यूज करेंगे तो उसको हम पैरेलल प्रोसेसिंग बोलते हैं। पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब क्या है, एक साथ बहुत सारे प्रोसेसर का प्रयोग करना और उनको पैरेलली यूज करना, उसको हम पैरेलल प्रोसेसर बोलते हैं। तो पैरेलल प्रोसेसिंग का प्रयोग वर्तमान की जो 5वीं जनरेशन है उसमें किया जाने लगा। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है, हम यहाँ पर देखेंगे
मेमोरी, यानी कि मेमोरी मतलब स्टोर करने वाली डिवाइस, ठीक है। तो पहली पीढ़ी की अगर हम बात करेंगे फर्स्ट जनरेशन की, उस समय हम लोग पंच कार्ड के रूप में देखते हैं मेमोरी स्टोरिंग डिवाइस। हम लोगों ने पंच कार्ड के बारे में भी देखा था जब हम कंप्यूटर का इतिहास पढ़ रहे थे, ठीक है। तो कंप्यूटर का इतिहास आई होप जिस समय आप लोग पढ़ रहे थे मैंने आप लोगों को बताया, पंच कार्ड के बारे में हम लोगों ने बात की है। सेकेंड जनरेशन में चुंबकीय मेमोरी का यहाँ पर प्रयोग किया जाने लगा, मैग्नेटिक टेप का प्रयोग यहाँ पर किया जाने लगा। चुंबकीय मेमोरी यहाँ पर क्या है, ये मैग्नेटिक मेमोरी, मैग्नेटिक मेमोरी का यहाँ पर प्रयोग किया जाने लगा। तो आप लोगों से पूछा जाएगा कि मैग्नेटिक मेमोरी का प्रयोग यानी कि चुंबकीय टेप है, चुंबकीय डिस्क है, इसका प्रयोग कब किया जाने लगा, सेकेंड जनरेशन में। जो भी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ उसको आप लोग लिख लें अपने तरीके से, अपनी भाषा में। और हम बात करेंगे तीसरी जनरेशन की, तो यहाँ पर भी मैंने कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब चुंबकीय मेमोरी का ही प्रयोग किया जाने लगा, लेकिन इसका एडवांस फॉर्म में, यानी कि इसका विकसित रूप, चुंबकीय मेमोरी को और विकसित रूप में यहाँ पर प्रयोग किया जाने लगा तीसरे जनरेशन में। चौथी जनरेशन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर सेमीकंडक्टर मेमोरी, जो वर्तमान में भी हम लोग चिप देखते हैं जिसमें हम मेमोरी देखते हैं, सैनडिस्क की मेमोरी आप लोग देखते हैं, वो सारी चिप आप लोग वर्तमान में जितनी भी मेमोरी 2 GB 8 GB 16 GB जो भी आप SD कार्ड यूज़ कर रहे हैं वो सेमीकंडक्टर मेमोरी के अंतर्गत ही आ जाते हैं। तो ये है चौथे जनरेशन में। उसके बाद पाँचवीं जनरेशन की अगर हम बात करेंगे तो क्लाउड मेमोरी, जैसे आप लोग देखते हैं कि गूगल ड्राइव में आप लोग कुछ अपना रखते हैं या फिर कोई भी चीज़ें डाउनलोड करते हैं तो वो एक मेमोरी में सेव हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं क्लाउड मेमोरी। तो हमारे गूगल में ही एक ऐसा स्टोरेज जो कि एक क्लाउड के रूप में हम लोगों को देखने को मिलता है, उसको हम बोलते हैं क्लाउड मेमोरी, यानी कि जो हमारे वर्तमान की जनरेशन है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। तो आई होप आप लोगों ने ये चीज़ें समझी होंगी, और ये जो चार्ट मैंने आप लोगों को समझाया ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बेहद इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो इन सभी चीज़ों को आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। तो फीडबैक के रूप में ज़रूर बताना क्लास कैसी लगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में, इन क्लास को आगे को बढ़ाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।